आज हम जो पिछले वाला हमने लेक्चर लिया था यानी कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे थे उससे आगे अपन कंटिन्यू करते हैं कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसको अपन देखते हैं। देखो जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको मैं कुछ इस टाइप से यहाँ पे डायग्राम बना सकता हूँ। ये उत्तर पश्चिमी अपना मरुस्थलीय जो प्रदेश है, ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पर हमने कल वाली क्लास में बात करी थी 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो यहाँ से गुजरती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यहाँ से गुजरती है। इसके यदि पश्चिमी किनारे पे बात करें तो यहाँ पर है आपकी रेड क्लिफ रेखा, यहाँ पर है हमारी रेड क्लिफ रेखा, और उत्तर की तरफ अपन बात करें तो यहाँ पर पड़ता है पंजाब तथा हरियाणा, यहाँ पर पड़ता है पंजाब तथा हरियाणा। ओके, और नीचे अपन बात करें तो यहाँ पर हमारा कच्छ का रण या फिर कच्छ क्षेत्र, और जो कि कहाँ का पड़ता है, गुजरात से संबंधित है। तो ये अपन बात करें तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये हमारा क्या है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के भूभाग है जहां पे अपन कह सकते हैं इनकी सीमांकित करते हैं उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में। और इसके बाद में अब अपन बात करते हैं कि ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, इनको भी क्या किया गया है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होती है, देखो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, इसके जो आपका पश्चिम में पाया जाता है वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। फर्दर यहाँ पर क्या होता है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी एक ऐसी रेखा है जो दो भागों में विभाजित करती है और इसको कहा जाता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और इस वर्षा रेखा की मुख्य विशेषता क्या है कि ये जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको पुनः दो भागों में बांटती है। यानी कि ये जो इधर का प्रदेश पड़ता है इसको कहा जाता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसको कहा जाएगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसको हम कहेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और जो हमें उधर की साइड में दिखाई देता है इसको हम बोल देंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसको हम बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। यह है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ओके, यानी कि इसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ही इसको विभाजित करती है। तो यहां मैं पहली बात लिखता हूं, यहाँ 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इस एरिया में देखी जाएगी। लेकिन जब मुझे बात की जाए कि ये शुष्क मरुस्थलीय जो प्रदेश है यहाँ पर जो बारिश होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होगी, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अच्छा, दूसरी अपन बात करें जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी फर्दर अपन दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे, जैसे कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो है यहाँ की मुख्य विशेषता पाई जाती है, यहाँ पर सामान्यतः बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। लेकिन कुछ एरिया ऐसा पाया जाता है जहां पर आपको सामान्यतः बालू का स्तूप नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि ये वाला जो एरिया मैंने यहाँ पर मेंशन करा है इसको बोला जाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये जो एरिया है इसको कहा जाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये जो एरिया है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। वहीं पर ये जो बाकी का एरिया जो आपको देखने को मिलता है ये जो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कह सकते हैं। ये जो बाकी का एरिया है इसको अपन बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब क्या महत्वपूर्ण है इन दोनों चीजों में अपन देखते हैं, यानी कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बालू का स्तूपों का विस्तार नहीं पाया जाता है, यहाँ पर अवसादी चट्टानों का भंडार पाया जाता है। वहीं पे अपन ये वाला बाकी का जो एरिया देखते हैं इसमें पूरी तरीके से बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यानी कि बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है यहाँ पर सामान्यतः देखने को मिलेगी अवसादी चट्टानों का भंडार। यहाँ पर आपको मिल जाएगी अवसादी चट्टानें, और इन अवसादी चट्टानों में कई प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं अधात्विक खनिज देखने को मिलते हैं। कैसे खनिज देखने को मिलते हैं, अधात्विक खनिज देखने को मिल जाएंगे। और ये जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ना इसमें हमें क्या मिलता है, विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। इसमें हमको मिलते हैं विभिन्न बालू का स्तूप, इसमें मिल जाएंगे विभिन्न बालू का स्तूप। अब यदि अपन यहां पर बात करें ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ये 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और यहां पर ये जो प्रदेश है इसको बड़ा बड़ा तौर पे आप कह सकते हो बांगर प्रदेश, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बांगर प्रदेश।
सर ये बांगर प्रदेश क्या होता है? लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कशन किया था। बांगर वो प्रदेश होता है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्मित होता है, यानी कि पहले कभी वहां पे नदी चलती थी और नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण करती थी, उस समय खादर कहा जाता था। लेकिन आज वहां पर नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है, जिसके चलते वहां पर बांगर मैदान का निर्माण होता है। तो ये बांगर मैदान का जो निर्माण होता है, इसको सर दो भागों में बांटते हैं। क्या इसको अलग अलग भाग में नहीं बांटते? जी हाँ, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया। इसको अपन देखते हैं तो इसको भी अलग अलग 4 भागों में विभाजित किया जाता है। देखो, जो पहले वाला ये जो बनता है, इसको अपन बोलते हैं घग्गर बैसिन। ये जो बनता है इसको घग्गर बैसिन बोलते हैं। ये जो दूसरे वाला बनता है, ये शेखावाटी आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र बनता है। ये वाला नागौरी उच्च भूमि बनता है, और ये नीचे वाला लूणी जवाई बैसिन या फिर जिसे गोड़वाड़ प्रदेश कहा जाता है। ओके, इसको भी अपन 4 भागों में देखो एक बार क्लासिफाइड करके देखते हैं। जो 1 नंबर बनता है, इसको अपन बोलते हैं घग्गर बैसिन। इसे बोला जाता है घग्गर बैसिन। और जो दूसरे नंबर पे आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? शेखावाटी आंतरिक प्रवाह का मैदान। शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है। शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला प्रदेश पड़ता है, इसको अपन बोलते हैं नागौरी उच्च भूमि। इसको हम बोलते हैं नागौरी उच्च भूमि। ओके, इसके बाद में जो अगला प्रदेश आता है 4 नंबर पे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लूणी जवाई बैसिन। इसको हम बोलते हैं लूणी जवाई बैसिन। ये बोला जाता है लूणी जवाई बैसिन। और ये जो लूणी जवाई बैसिन है ना, इसी को बोला जाता है गोड़वाड़ प्रदेश। इसी को क्या बोला जाता है? गोड़वाड़ बैसिन बोला जाता है, या गोड़वाड़ प्रदेश इसको कहा जाता है। यहां से महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना कि अभी तक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो होता है ना, वो 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है। वहीं पर एक 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा और अवस्थित है, जो इसको 2 अलग अलग भागों में विभाजित करती है। जो इधर का प्रदेश है ना, वो बहुत ही ज्यादा शुष्क है, और जो इधर का प्रदेश है वो अर्ध शुष्क है। ये उसको विभाजित कौन करती? 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। सर ये पूरा का पूरा इसकी मुख्य विशेषता बता दी। तो इसको भी देखो, शुष्क में 2 शब्द आते हैं, तो हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और दूसरे नंबर का कौन सा हो गया? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और ये वाला जो प्रदेश है अर्ध शुष्क में 4 शब्द आते हैं, तो हमने इसको कितने भागों में विभाजित कर दिया? 4 भागों में विभाजित कर दिया। और ये जो अर्ध शुष्क मैदान है ना, ये 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा और जो 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा है, इसके मध्य में पाया जाता है। वहीं पर ये जो 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के जो पश्चिम में पाया जाता है, इसको हमने क्या कर दिया? 2 भागों में विभाजित कर दिया। ये जो शुष्क मैदान है, एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है, जिसमें बालू का स्तूप नहीं देखने को मिलते। क्या मिलता सर इसमें? इसमें मिलती हैं अवसादी चट्टानें। जो अवसादी चट्टानें जहां जहां पाई जाती हैं, वहां अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ अपन देखते हैं, यहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हमें युक्त प्रदेश देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा प्रदेश जहां पर पूरे बालू का स्तूपों को सामान्यतः विस्तार पाया जाता है। तो यहां पर अपन देखने को मिलता है कि बालू का स्तूप देखने को मिलता है। अब सर आगे क्या करते हैं? ये जो दोनों भौतिक प्रदेश जो हमें दे रखे, अभी हमें अलग अलग तरीके से पढ़ना। पहले बालू के स्तूप युक्त प्रदेश को देखेंगे, फिर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को देखेंगे, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे? जो अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश के 4 भाग है, इन सबको 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन से भाग की क्या मुख्य विशेषता पाई जाती है। देखिएगा, अभी जो हमारा जो पहला रहेगा, उसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ने वाले हैं, उसके अंतर्गत देख लीजिएगा। ओके, तो यहां पे अपन देखते हैं इसके अंतर्गत, ओके, तो यहां पे अपन देखते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ये जो अगला प्रदेश जो हमारा पाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ये जो हमारा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। जी सर, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो हमारा पाया जाता है। यदि मैं बात करूं कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है, ये जो डाटा है अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहां पर ध्यान रखना, जो बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश है ना, ये आपका पाया जाता है कितने परसेंट? ये 58.5% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
ये परीक्षा की दृष्टि से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पूछा जाए कि सर जो आपका 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के जो पश्चिम का एरिया है उसमें एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो युक्त प्रदेश कितने परसेंट पाया जाता, मुक्त प्रदेश कितने परसेंट पाया जाता, तब आपको बताना कि बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश है वो आपका 58.5% पाया जाता, वहीं पे बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है वो 41.5% पाया जाता। ये परीक्षा की दृष्टि से अपने आप में फैक्टर महत्वपूर्ण है। तो इसको एक बार मैं अच्छे से मेंशन कर देता हूं कि ये परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं इनसे संबंधित। जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है सर, इसकी मुख्य विशेषता क्या पाई जाती है, तो इसकी मुख्य विशेषता के संदर्भ में अपन पहला देखते हैं कि यहां पर पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप। यहां पर क्या पाए जाएंगे, बालू का स्तूप पाए जाएंगे। ये सर बालू का स्तूप क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि सर ये बालू का स्तूप जो होते हैं ना वो रेत के धोरे होते हैं। ये होते हैं सर रेत के टीले होते हैं, ये सर रेत के टिब्बे होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है बालू का स्तूप बोला जाता है। सर ये बालू का स्तूप कैसे बनते हैं तब आपको बताना है कि बालू का स्तूप का बनने का जो प्रोसेस मैं आपको यहां से बताऊं, जैसे कि ये हमारा एक जो धरातल है और इस पर बालू का कण इस तरीके से विस्तृत है, इसके ऊपर यहां पर बालू का कण विस्तृत है, और यहां से क्या होता है कि यहां से पवन का चलने का काम होता है। यहां से पवन चलेगी तो ये बालू का कणों को अपने साथ में उड़ाकर ले जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई अवरोध था, ये बालू का कण यहां से उड़ के यहां पर जाके निक्षेपित हो गया, यहां से उड़ के क्या हो गया, यहां पर निक्षेपित हो गया, यहां से बालू का कण उड़ा और यहां पर जमा हो गया। इसी टाइप से देखते ही देखते यहां पर क्या हो जाता है, एक बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है, किसी अवरोध के ऊपर मिट्टी के कणों का जमाव हो जाता है। तो सर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, तो मैं इसको ये कहूंगा कि मिट्टी का अपर्दन तथा निक्षेपण, मिट्टी का अपर्दन और निक्षेपण, मिट्टी का अपर्दन व निक्षेपण से क्या बनता है, इनके निक्षेपण से बनते हैं बालू का स्तूप। वेरी गुड, इनके अपर्दन और निक्षेपण से क्या बन जाते हैं, बालू का स्तूप बन जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सर ये बालू का स्तूप सर्वाधिक कब बनते हैं, भाई साहब बालू का स्तूप तो मिट्टी का अपर्दन मतलब मिट्टी को उड़ा के ले जाना और जमाना, ये काम कब चलेगा, ये उसी समय चलेगा जब यहाँ पे आपकी पौने तेज चलेगी। तो सर वो काम तो कब होता है, यानी कि मार्च से जुलाई के मध्य, यानी कि मार्च से जुलाई के मध्य, मार्च से जुलाई के मध्य सर्वाधिक निर्माण होता है, सर्वाधिक निर्माण होता है। इस बात का मुख्य तरीके से ध्यान रखना है, यानी कि जो मार्च से जुलाई महीना जो होता है उसमें बालू का स्तूप के बनने का प्रोसेस सबसे अधिक होता है, और मिट्टी का अपर्दन और जो निक्षेपण होता है उसी को ही क्या बोला जाता है, बालू का स्तूप का निर्माण होता है। और दूसरा अपन बात करना चाहें सर, बालू का स्तूप क्या है, रेत के ढोरे या फिर टीले या फिर टिब्बे है जिन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है। और जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो पाया जाता है वो आपका 58.5% क्षेत्रफल पाया जाता है, और ये बनावट के हिसाब से अलग अलग प्रकार के बने होते हैं। यानी कि जैसा जो अवरोध पाया जाता है ना, यदि कोई आपको दिखा कि पवन ऐसे चल रही है और यदि अवरोध कोई आपका लंबवत क्रम में बना हुआ है, तो बालू का स्तूप बालू का क्या करेगी, उसके किनारे जा जाके आपका जमने का कार्य करेगी, तो वो लंबवत बालू का स्तूप बन जाएगा। जैसे पवन यहां से चल रही है, कोई अवरोध इस तरीके से बना हुआ है, तो पवन उसके पास पास में जमने का कार्य करेगी और वो आपका क्या बन जाएगा, समांतर या रेखीय बालू का स्तूप का निर्माण करेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका अवरोध इस टाइप से अर्धचंद्राकार आकृति का बना हुआ है, तो जैसे पवन चलेगी तो मिट्टी के कण उस चंद्राकार शेप ले लेंगे, तो उसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बोला जाता है। तो एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि अवरोध के हिसाब से अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप बन जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, तो हमें यह करना पड़ेगा कि कौन कौन से बालू का स्तूप की क्या विशेषता पाई जाती है और वो कौन कौन से स्थानों पर पाया जाता है, ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो अभी अपन देखते हैं विभिन्न प्रकार के जो बालू का स्तूप जो बनते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप। अपन हेडिंग डाल देते हैं विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप। विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1 पर जो बनता है उसको बोला जाता है रेखीय बालू का स्तूप। नंबर 1 पर बनता है रेखीय बालू का स्तूप।
सर ये रेखीय बालू का स्तूप कैसे बनते हैं? जो रेखीय बालू का स्तूप होते हैं ना, इसी को ही कहा जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसी को बोला जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसी को बोला जाता है समांतर बालू का स्तूप। इसी को क्या बोला जाता है? समानांतर बालू का स्तूप बोला जाता है। और इनकी मुख्य विशेषता आपसे पूछी जाए कि सर ये कैसे बनते हैं, तब आपको बताना है कि ये पवन की दिशा के समांतर, ये पवन की दिशा के समांतर बनते हैं। ये पवन की दिशा के क्या बनते हैं? समानांतर बनते हैं। इनका पवन की दिशा के समांतर बनने का कार्य होता है। और दूसरा बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहां से ये मैं आपको कह दूं कि एक चट्टान है और जिस पे यहां पर बालू का यहां पर अवस्थित है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका पवन यहां से चलती है, पवन की चलने की दिशा होगी। और यहां पर क्या होगा, किसी अवरोध की वजह से बालू का स्तूपों का जो निर्माण हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, कुछ इस तरीके से हो रहा है। यानी कि पवन की चलने की दिशा के यदि समांतर में जो बालू का स्तूप जो बन जाता है उसको बोला जाता है समांतर बालू का स्तूप। जो उसी की रेखा में बन जाता है रेखीय बालू का स्तूप, उसी को बोला जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। पहला क्वेश्चन तो आपका यहां से क्लियर, ये तो वेरी सिंपल है। यानी कि जो पवन की दिशा में जो बालू का स्तूप बन जाए उनको रेखीय या फिर अनुदैर्ध्य या फिर समांतर बालू का स्तूप बोला जाता है। अगली बात, यहां से अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि सर ये कौन से स्थान पर महत्वपूर्ण तरीके से पाए जाते हैं, तब आपको बताना है कि ये जो बालू का स्तूप है ये कहां पाए जाते हैं। तब आपको बताना है कि आपका जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये कहां पर पाए जाते हैं। इनके जिलों के यदि नाम पूछा जाए तब बताना कि सर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन जिलों में इनका पाया जाना होता है। याद करने का तरीका देख लीजिएगा, पवन चल रही है, पवन की जो दिशा के साथ साथ बन जाए उसको समांतर या रेखीय या फिर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। यदि आप एक बात देखोगे, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये भी एक समान रेखा में पाए जाते हैं। आप ये समझिएगा, उधर से पवन आ रही है, इधर समांतर क्रम में बालू का स्तूप बनते जा रहे हैं। तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये याद रख लेना, समांतर बालू का स्तूप कहां पर बनते हैं। ये आपका महत्वपूर्ण है, इस डाटा को याद रखना है। अब 2 नंबर का बालू का स्तूप देखते हैं, अगला कौन सा बालू का स्तूप बनता है। अगला जो बालू का स्तूप 2 नंबर का जो बनता है उसको बोला जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसको बोला जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। सर इसकी क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता ये होती है जैसे कि ये पवन के चलने की दिशा है और यहां पर जो बालू का स्तूप जो बनते हैं ना, ये आपका पवन की दिशा के लंबवत बनते हैं। ये बालू का स्तूप कैसे बनते हैं? ये पवन का चलना हुआ और पवन की दिशा के जो लंबवत में, ये पवन के चलने की दिशा हुई, पवन के दिशा के जो लंबवत बन जाए उसको बोला जाता है लंबवत बालू का स्तूप। इसी को बोला जाता है लंबवत बालू का स्तूप। इसी को बोला जाता है अनुप्रस्थ हो गया, या फिर आप इसको कह सकते हो कि लंबवत बालू का स्तूप। इसी को बोला जाता है लंबवत बालू का स्तूप। इसी को बोला जाता है लंबवत बालू का स्तूप बोला जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कह सकते हो, इसी को आप लंबवत बालू का स्तूप कह सकते हो। ओके, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये आपकी पवन की दिशा के क्या बनते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे बनते हैं। इन्हीं को ये आपके समकोण में बनते हैं। ये आपकी पवन की दिशा होगी, ये होगी हमारी पवन की दिशा। और ये जो बालू का स्तूप जो बनते हैं ये बनते हैं समकोण में। ये कैसे बनते हैं? समकोण में निर्मित होते हैं। ये समकोण में इनका निर्माण होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सर ये कौन से स्थान पर पाए जाते हैं या फिर इनसे संबंधित जिले कौन से हैं, तब आपको इनमें क्या बताना है, इनको देखिएगा। देखो, जब भी इनके जिलों से संबंधित आपको पूछा जाए, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि समांतर में आपने समांतर वाले 3 जिले याद कर लिए। अब ये लंबवत बनते हैं, तो लंबवत ये होता है तो इसके ऊपर वाले जिले याद कर लेना। यानी कि लंब, जैसे ये पवन चली तो पवन के ये क्या लंबवत हो गया, लंबवत हुआ कि नहीं हुआ, तो यहां वाले जो जिले बनते हैं ना उनको याद कर लेना। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं किस तरीके से याद। लंबवत ऐसे बनेगा तो इसके ऊपर वाले जो जिले होते हैं ना ये क्या बन जाएंगे, यहां पर बनते हैं आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। सर ये जिले जो आप बता रहे हो इसमें आपका हो जाएगा गंगानगर, इसमें जिले आपका हो जाएगा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। इन जिलों में पाए जाते हैं आपके कौन से बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप यहां पर देखने को मिलते हैं।